पूरे मोहल्ले में सुषमा और उसकी तीनों बहुओं की चर्चा होती है। एक दिन सुषमा अपनी तीनों बहुओं के साथ अपने पड़ोसी विमला की बहू की मुंह दिखाई के लिए जाती है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन विमला तूने बहू तो खाते पीते खानदान से लाई हो। मेरी तीनों बहुओं का वजन मिलाकर भी तुम्हारी बहू का वजन ज्यादा ही होगा। वो क्या है ना, मेरी बहू को थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक है। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शरीर पर इतना ध्यान कहाँ जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो लड़कियां दुबली पतली ही खूबसूरत लगती है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन तुम्हारी बहू के कंधे के बाद सीधा शक्ल शुरू हो जा रहा है। गले में नेकलेस पहनने की तो जगह ही नहीं दी है भगवान ने। अब शक्ल सूरत जिंदगी भर थोड़ी रहता है, धीरे धीरे घर के कामकाज में वजन भी कम हो जाएगा। एक दिन सुषमा अपने घर पर किटी पार्टी का आयोजन करती है। किटी पार्टी में मोहल्ले के अन्य महिलाओं के साथ विमला और उसकी बहू भी आती है। बहुत हो गई किटी पार्टी, अब किसी दिन हम सभी को पिकनिक पर चलना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने, बहुत मजा आएगा। तब तो हमें बड़ी बस बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी गाड़ी में तो तुम और तुम्हारी बहू ही सारा जगह ले लोगे, और शायद तुम्हारी बहू की वजन से छोटी गाड़ी का चक्का ना फट जाए। बहुत हो गया, तुम ऐसे मेरी बहू की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। माना कि भगवान ने तुम्हारी बहू को अच्छी सूरत और सीरत से भेजा है, अगर मेरी बहू का वजन थोड़ा ज्यादा है तो क्या हो गया। भगवान ना करे किसी दिन तुम पर भी यही मुसीबत आन पड़े। विमला अपनी बहू को वहाँ से लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक से सुषमा की तीनों बहू का वजन बढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अरे तुम तीनों खाली बैठे बैठे फैलते जा रही हो, इससे अच्छा तो घर का कुछ काम भी कर लो, नौकरानी का भी खर्च बचेगा। ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों बाद तुम तीनों भी विमला की बहू की टक्कर की हो जाओगी। क्या बताऊं सासू माँ, मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे थायराइड हो गया है, जिसमें वजन बढ़ना आम बात है। मैं चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा है। मुझे भी डॉक्टर ने पीसीओडी की समस्या से ग्रसित बताया है, इसमें अचानक से महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। सुषमा की छोटी बहू कोने में बैठकर कटोरे में खाना खा रही होती है। तुम्हारा वजन बढ़ने का कारण तो सामने नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही खाती रहोगी तो एक दिन फूल के गुब्बारा बन जाओगी। सासू माँ, आप तो जानती है मुझे खाना कितना पसंद है। अब मैं इन तीनों का क्या करूं? एक एक बहू मेरी 1 टन की होते जा रही है। सुषमा अपनी तीनों बहुओं की बढ़ते वजन से बहुत परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट जाएगी। कुछ ना कुछ करके मुझे मेरी तीनों बहुओं का वजन कम करवाना ही पड़ेगा। सुषमा अगले दिन से अपने घर की कामवाली को काम से निकाल देती है। अरे मम्मी जी, इतनी लेट हो गई, अभी तक कामवाली नहीं आई। और आएगी भी नहीं। तुम तीनों यहाँ खा खा कर भैंस होती जा रही हो। थोड़ा घर का काम करोगी तो वजन पर कुछ फर्क भी पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, घर का काम करने से हमारा वजन थोड़ा ही कम होगा। इतना काम देखकर ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो तुम तीनों लग जाओ काम पर। सुषमा को अपने तीनों बहुओं को साथ ले जाने में शर्म आने लगी। वो अपनी बहू को अपने साथ लेकर कहीं भी नहीं जाती थी। तभी विमला आ जाती है। क्यों रे सुषमा, क्यों अपनी बहुओं पर इतना काम का बोझ डाल रही हो? तुम मेरी बहू के वजन को लेकर ताने मारती थी, अब तो तुम्हारे घर ही अखाड़ा बन गया है, और तुम्हारी तीनों बहुओं में अखाड़े की सूमो पहलवान। तेरी ही कमी थी, आकर तू भी अब मेरा मजाक उड़ा ले। मैं तो तुझे यहाँ आमंत्रण देने आई थी। कल पड़ोस की गली में रहने वाले मनोज भाई साहब के बेटे की शादी है। उन्होंने तुम्हें भी सपरिवार बारात में बुलाया है। साथ ही कहा है कि अपनी बहुओं को लेकर जरूर आना। क्या शादी? हम तो जरूर आएंगे। इतना कहते ही विमला वहां से चली जाती है। ये तो घोर मुसीबत आ पड़ी। वक्त पर मनोज भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की थी। बेटे की शादी में नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। विमला को तो बस मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का, और अगर मैं इन तीनों सूमो पहलवान को लेकर अपने साथ गई तो मेरी बेइज्जती होना तो तय है। शाम में सुषमा की तीनों बहुएं सज धज कर तैयार हो जाती है और सभी को लेने गाड़ी भी आ जाती है। गाड़ी छोटी होने के कारण तीनों उसमें नहीं एडजस्ट हो पाती। अभी जरा घसक, मुझे भी जगह दे, बहुत जगह है।
अरे दीदी, यहाँ तो मेरे लिए भी ठीक से जगह नहीं है। दीदी, हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब बहुत जगह है, बिल्कुल जगह नहीं है। तीनों गाड़ी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक तरफ से संगीता गाड़ी के अंदर जाती तो सरिता दूसरे गेट से बाहर गिर जाती, और सरिता जब गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती तो दूसरे गेट से संगीता बाहर आ जाती। ये देखकर सुषमा को बहुत खराब लगता है। ये तमाशा बंद करो तुम तीनों, देखो सब हंस रहे हैं हम पर। हमें नहीं जाना है शादी में, चलो चुपचाप तीनों घर के अंदर जाओ। लेकिन मम्मी जी, ये गाड़ी ही छोटी है, इसमें हमारी क्या गलती? तीनों खा पी कर इतनी मोटी हो जाओगी तो कैसे गाड़ी में आ पाओगी? तुम तीनों के लिए तो ट्रक मंगवाना पड़ेगा। देख सुषमा, कभी कभी वजन बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास हर प्रकार के व्यक्ति मौजूद रहते हैं, ये उनकी खूबसूरती है। हमें किसी के रंग रूप देखकर उनके बारे में गलत भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही करनी का फल है। एक दिन मैंने तेरी बहू के मोटापे का मजाक उड़ाया था, आज मेरा खुद का मजाक बन रहा है। इसमें ना तेरी कोई गलती है और ना तेरी बहुओं की। खूबसूरती तो देखने वालों की नजर में होनी चाहिए। सही कह रही है तू। आज तक मैं ही लोगों के वजन और रंग रूप को देखकर मजाक बनाती रही, लेकिन कभी उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। साथ ही सुषमा अपनी तीनों बहुओं से भी माफी मांगती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। विमला अपनी बहू की बेइज्जती होने पर मुझसे नाराज हो गई थी, और मैं बिना सोचे समझे अपनी बहू की बेइज्जती सभी के सामने कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम भी अब आपकी बात मानकर सही डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। हाँ, सही कहा दीदी ने। मैं खाना तो कम नहीं कर सकती, लेकिन एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करूंगी। सभी ठहाके मार के हंसने लगते हैं। आइए आइए आइए, सरिता की नदी में तैरते हुए ढाबे पर आइए। खाना खाने के साथ साथ सैर करने का आनंद भी लीजिए। आइए आइए। गरीब बहू का तैरता नाव ढाबा। नदी के किनारे बसे गांवों के अधिकांश लोग मोतियों की खेती करते थे। नदी के बीचों बीच एक विशाल टापू था, और इस टापू पर मोतियों का बाजार था, जहां दूर दूर से लोग मोती खरीदने के लिए आते थे। इसी बाजार में मणिराम नाम का बूढ़ा आदमी चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाता था। चाय के साथ पकौड़ा मिलेगा बाबा? हाँ मिलेगा सेठ। तो जल्दी से दो ना बाबा, पेट में बड़ा बड़ा चूहा कबड्डी खेल रहा है। मणिराम ग्राहक को चाय पकौड़ा देता है, और ग्राहक उसके बनाए पकौड़े खाकर कहता है, अरे वाह, पकौड़ा और चाय दोनों बड़ा लजीज बना है। यही तो हमारे मणिराम दद्दू की खूबी है सेठ, जो भी इनके पास एक बार नाश्ता कर लेता है बार बार यहीं आता है। बरोबर बोला भैया। एक दिन मणिराम अपनी चाय नाश्ते की दुकान पर काम कर रहा होता है कि तभी जोर जोर से खांसने लगता है और उसकी सांस फूलने लगती है। आए मर गया, लगता है अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा। मणिराम ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी बहू सरिता आ जाती है। सरिता अपने ससुर की ये हालत देखकर कहती है, आपसे 1000 बार बोला है बाबूजी कि अब आप घर पर आराम कीजिए, दुकान मैं चलाऊंगी, पर आप सुनते ही कहाँ हैं। बहू, मेरे होते तू काम करती अच्छी लगेगी भला। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आप घर जाकर आराम कीजिए, दुकान पर मैं खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है बाबूजी। सरिता के ज्यादा जोर डालने पर मणिराम उसकी बात मान लेता है, और उस दिन के बाद दुकान सरिता चलाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर एक दिन उसकी दुकान पर ओंकार चौरसिया आता है। वो मोती बाजार प्रबंधन कमेटी का कर्मचारी होता है। वो सरिता से कहता है, कसम कानून नियम की, इस कागज पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि अब मोती बाजार में बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान नहीं चलेगी। ये क्या कह रहे हो साहब, हम गरीबों के पेट पर लात मार के क्या मिल जाएगा। कसम कानून नियम की, आज के लिए तो वार्निंग से काम चला रहा हूँ, अगर कल यहाँ दिखाई दी तो एक्शन पर उतर आऊंगा, तुम्हारा सारा सामान उठाकर ले जाऊंगा, समझी। ये कहकर ओंकार चौरसिया वहाँ से चला जाता है, और फिर सरिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
अगर इस दुकान का सहारा छिन गया तो बूढ़े सास ससुर और बेटी का पेट कैसे पालूंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यही सोचकर सरिता अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए कई जगह ठोकरें खाती फिरती है, मगर कोई समाधान नहीं हो पाता। थक हार कर वो नदी के किनारे पर बैठकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। नाव में दो लोग खाना पकाने में लगे थे। उन्हें खाना बनाते देखकर सरिता मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं नाव में ही अपना छोटा सा ढाबा खोल लूं तो मेरा काम अच्छा चल सकता है। साथ ही दुकान के लिए लाइसेंस लेने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर सरिता अपनी सारी जमा पूंजी से एक बढ़िया नाव तैयार करके उसे नदी में तैरते हुए ढाबे का रूप दे देती है और फिर लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ नदी की सैर भी कराने लगती है। आइए आइए आइए, सरिता की नदी में तैरते हुए ढाबे पर आइए। खाना खाने के साथ साथ सैर करने का आनंद भी लीजिए। आइए आइए। आपने तो सच में कमाल कर दिया, हमारे गांव को कश्मीर बना दिया। कश्मीर का शिकारा और सरिता का तैरता ढाबा, एक बात समझो। चलो भाई चलो। खाना भी खाएंगे और नौका विहार का आनंद भी उठाएंगे। कुछ ही दिनों में सरिता का ये पानी पर तैरता ढाबा आसपास के सब गांवों में मशहूर हो जाता है। कुछ लोग तो इसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी कहकर बुलाने लगते हैं। इससे सरिता को खूब कमाई होने लगती है। अब तो परमात्मा की कृपा से नोट बरसने लगे हैं। देखना, कुछ ही दिनों में मैं पैसे वाली हो जाऊंगी। सरिता के तैरते ढाबे की सफलता देखकर कई लोगों को जलन होने लगती है और वे भी उसकी तरह तैरता हुआ ढाबा खोलकर कमाई करने की सोचने लगते हैं। मल्लो भी उन्हीं में से एक होती है। मल्लो सरिता से भी सुंदर नाव में ढाबा बनाती है। मल्लो 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 देसी छोरी सू मैं। अब तो बस मेरा ही ढाबा चलना चाहिए जग्गड़ उस्ताद। अरे मल्लो देसी छोरी, तू चिंता ना करे, उस सरिता से ज्यादा अच्छा चलेगा तेरा ढाबा। मल्लो अपने तैरते हुए ढाबे पर लोगों को आकर्षित करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती है, मगर कोई काम नहीं आता। लोग सरिता के ढाबे में ही जाना पसंद करते हैं। मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं। अरे सुनो, उस सरिता से सस्ता और बढ़िया खाना दूंगी। आ जाओ, कोई तो मेरे ढाबे में भी आ जाओ। मल्लो गला फाड़ फाड़ कर रह जाती है, मगर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। सब ग्राहक सरिता की नाव में जाकर सवार हो जाते हैं। ये देखकर मल्लो के तन बदन में आग लग जाती है। मल्लो 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 देसी छोरी सू मैं। लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो इस सरिता की नाव पानी में डुबोनी ही पड़ेगी। यो तो करना ही पड़ेगा, वरना तेरी तो सारी की सारी रकम बर्बाद न हो जाएगी। मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं, ऐसा तो कभी ना होड़ दूंगी छोरे। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। मल्लो और झग्गड़ के दिल में सरिता के लिए दुश्मनी बढ़ती जाती है। एक दिन एक बूढ़ी भिखारिन मल्लो की नाव के पास आकर कहती है, ए बेटे, थोड़ा खाना खिला दे रे। थोड़ा खाना खिला दे रे बेटी, बहुत भूख लगी है रे बेटा, कुछ दे रे बेटा। मल्ला मल्ला देसी छोरी सू मैं, तेरे को यहाँ खाना ना मिलेगा बुढ़िया। मैं भिखारियों को कतई पसंद ना करती, चल भाग यहाँ से। मल्लो के इस तरह बेइज्जत करके भगाने से भिखारिन सरिता की नाव की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर सरिता से कहती है, ए बेटी, थोड़ा खाना मिल जाएगा रे बा, दे रे बेटी। अरे थोड़ा क्यों, पेट भर कर खाना मिल जाएगा। आइए मेरे ढाबे में बैठकर आराम से खाइए। एक दिन सरिता के सास ससुर की तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए उसे कई दिनों तक घर पर ही रुकना पड़ता है। इस बीच सरिता के ना होने के कारण मल्लो के ढाबे में लोगों का आना शुरू हो जाता है। ये देखकर मल्लो बहुत खुश हो जाती है। मल्लो 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 देसी छोरी सू मैं, देख बे झग्गड़ उस्ताद, उस सरिता के ना आने से अपना काम चल निकला। अगर वो बिल्कुल ही ना आए तो सोच कितना फायदा होगा। मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं, अब बहुत जल्दी ये फायदा भी हमें ही मिलेगा झग्गड़ उस्ताद। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा मल्लो छोरी। समय बीतता जाता है और एक दिन जोर से बारिश हो जाती है। सरिता कई दिनों के बाद अपनी नाव पर आकर ढाबा खोलती है। तभी मल्लो और झग्गड़ उस्ताद कुछ आदमियों के साथ अपनी नाव पर सवार होकर सरिता को मौत के घाट उतारने के लिए आते हैं। उसी समय अचानक ही वो भिखारिन वहाँ पर आ जाती है।
भिखारिन सरिता से कहती है, आंधी तूफान आने वाला है, भयंकर बाढ़ आएगी, पर तू चिंता मत कर बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा। सरिता को भिखारिन की बातें कुछ अटपटी सी लगती है, इसीलिए वो थोड़ा हैरान होकर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बारिश तो है ही, आंधी तूफान के तो कहीं आसार भी नहीं नजर आ रहे। सरिता ये कह ही रही होती है कि तभी मल्लो की नाव वहाँ पर आ जाती है और मल्लो सरिता से कहती है, मल्लो मल्लो, देसी छोरी सू मैं। सुन रही सरिता, समझ ले कि आज तेरा काम तमाम। अब इस नदी में बस मल्लो का ढाबा ही चलेगा, समझी? ये कहकर मल्लो भिखारिन की तरफ देखने लगती है और भिखारिन उसे समझाते हुए कहती है, जो तू चाहती नहीं होगा, जान बचाना चाहती है तो भाग ले, नदी को छोड़कर भाग ले, यहाँ से भाग ले, चल चल। मल्ला मल्ला, देसी छोरी सू मैं। भिखारिन, भागना है तो तू भाग ले, वरना इसके साथ साथ तेरी लाश भी नदी में गिरेगी। ये कहकर मल्लो अपने आदमियों को हुक्म देते हुए कहती है, चल बे जगताद, इन दोनों का काम तमाम कर दे। मल्लो के कहते ही मल्लो के आदमी सरिता की नाव में कूदने लगते हैं, मगर इससे पहले ही नदी उफनने लगती है। आंधी तूफान उठ खड़ा होता है और नदी में सचमुच भयंकर बाढ़ आ जाती है। देखते ही देखते मल्लो की नाव बाढ़ में हिलोरे खाने लगती है और डूबने लगती है। मल्लो और उसके सब आदमी बाढ़ में तिनकों की तरह बहने लगते हैं, मगर सरिता की नाव अपनी जगह पर शांत खड़ी रहती है। ये देखकर सरिता आश्चर्य से कहती है, माँ जी, ये कैसी बाढ़ है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटी, ये बाढ़ तो पापियों को बहा ले जाने वाली बाढ़ है। सब बह जाएंगे, देखना, सब बह जाएंगे। फिर देखते ही देखते मल्लो, झग्गड़ उस्ताद और उनके सब आदमी बाढ़ के पानी में समा जाते हैं। कुछ देर बाद बाढ़ शांत हो जाती है और उसके साथ ही भिखारिन भी अदृश्य हो जाती है। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।